हाय, आज की कहानी स्टार्ट होती है ओबामा के विजिट से, जो कि इंडिया का विजिट हुआ था गालिबन 2014-15 में। तब से ये एक कहानी स्टार्ट होती है। इस कहानी को मैं नाम दूंगा इंडिया की वो कोशिशें जो कि वो रीजनल हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आज तक वो कोशिशें जारी हैं और इसी सिलसिले में जो रिसेंट मोदी जी का विजिट हुआ वॉशिंगटन का, वहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हुई, बहुत से कस्में, वादे, एतबार ये सारे रिवाइव किए गए। इसके तनाजुर में मैं सारे पिछले हुए वाक़यात को बयान करूंगा। सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है। सबसे जो टर्निंग पॉइंट था इसमें वो फरवरी 2019 की एपिसोड थी, जिसमें कि इससे पहले तक इंडिया ने जितनी हेजेमनी क्रिएट करने के लिए जो कुछ किया जा चुका था इंडिया की तरफ से, उसको अप्लाई करने की कोशिश की पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। उससे पहले क्या हुआ, इंडिया बांग्लादेश की तरफ जाता है, उसको जवाब नहीं मिलता। म्यांमार की तरफ जाता है, उसको जवाब नहीं मिलता, वो चुप कर जाते हैं। फिर इंडिया जाता है नेपाल की तरफ, उसको जवाब नहीं मिलता। उसको ये लगता है कि उसके सारे पड़ोसी जब उसको जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि इंडिया का डर और खौफ सब पे कायम हो चुका है। इंडिया ने एक आखिरी कोशिश करने की कोशिश की पाकिस्तान की तरफ, कि पाकिस्तान के ऊपर वो किसी तरीके से अपना खौफ, अपना डर बिठा सके। उसने जवाब ये बनाया जिसको कि हम लोग सारे एक खुद साख्ता हमला कहते हैं, पुलवामा एपिसोड। पुलवामा में जिसको कि इंडियंस पुलवामा दुर्घटना कहते हैं और हम लोग उसको एक फॉल्स फ्लैग अटैक कहते हैं। इंडिया ने वो एपिसोड की और उसके तनाजुर में क्या किया कि पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी कि हम जब चाहे अपना बदला ले सकते हैं। और पाकिस्तान में मौजूद, जैसा कि भारत हमेशा से कहता रहा कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, भारत ने ये क्लेम किया कि हम एक ट्रेनिंग कैंप पे हमला कर रहे हैं और उन्होंने वो हमला करने की कोशिश की, जिसके तनाजुर में आपको याद होगा कि पेलोड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पेलोड इसलिए उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया कि जब उनको अपना टारगेट ठीक से ना मिला तो उनको जंगल में जो दरख्त नज़र आए वहाँ पे मिसाइल मजूल फेंके और फेंक के यहाँ से भागने की। रात के गुप्त अंधेरे में वो पाकिस्तान आके हमला करते हैं, जिसके जवाब में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि आजकल एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये फैसला था। और साथ में उस वक्त के जो आर्मी के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल हयात, उनका, और फिर जुबैर हयात, और फिर साथ में हमें ये देखने को मिला कि एयरफोर्स के जो उस वक्त के चीफ थे वो भी चुप ना बैठे और उन्होंने भी ये कहा कि जब तक जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी, हमारी जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। लिहाजा देखने में हमें ये मिला कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने हवाई सेना भेज के, जिसको कि हवाई सेना भारत में कहा जाता है, उनको भेज के जो वहाँ पे राजौरी में हमला किया, उनके हेडक्वार्टर पे हमला किया और उनको ये वीडियोस भी दी कि देखिए मिसाइल्स सीधे आपके जो हेडक्वार्टर था उसके ऊपर जा रहे थे, लेकिन राइट एट द एंड हमने उनको डाइवर्ट किया और उसकी फुटेजेस भेज के उनको बताया कि व्हाई वी डाइवर्टेड, बिकॉज वी डोंट वांट एस्केलेशन, वी जस्ट वांटेड यू टू नो कि हम लोग कर सकते हैं और दिन दहाड़े कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कर सकते हैं। वो हमला जो कि भारत गुप्त अंधेरे में रात को कर सकता है, वो हम फर्स्ट थिंग इन दी ऑफिस कर सकते हैं, ऑफिस पे पहुंचते साथ पहला काम कर सकते हैं। और आप चुप बैठेंगे और आप खामोशी से देखेंगे, क्योंकि हम जिस तरीके से करेंगे वो आप डिफाइन भी नहीं कर सकेंगे। फिर उसके मुकाबले में ये हुआ कि अभिनंदन और उसके वीर हमारी तरफ जब बढ़े तो यहाँ से एक और स्क्वाड मौजूद था जिसने कि उनका स्वागत किया और उस स्वागत के चक्कर में एमरन्स मार के उनको गिरा दिया, जिनमें से एक प्लेन मिग 21 यहाँ गिरता है, Su-30
उनके अपनी टेरिटरी में गिरता है और वो ये मानने से ही इनकार कर देते हैं कि उनके यहाँ कोई जहाज गिरा। फिर हमें एक हेली भी नजर आता है जिसमें कि 6 ऑफिसर्स मौजूद थे, वो भी सारे गए। और इस सारी की सारी एक्सरसाइज में इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वो दिन था जिस दिन आईना दिखाया गया भारत को कि जो तुम क्लेम करते हो कि तुम इस पूरे एरिया में हेजेमनी क्रिएट कर लोगे, एक बहुत बड़ी पावर अपने आप को मनवा लोगे। इन अदर वर्ड्स, देसी लफ्जों में अगर कहूं तो अब जो तुमने इस पूरे रीजन की थानेदारी करने की कोशिश की है और तुमने ये पोर्ट्रे किया है कि मैं बड़ा इथे थानेदार लगा, वो तुम्हें आईना दिखा दिया गया है। अब आइंदा से ये कोशिश मत करना। यहां से चाइना के कान खड़े हो गए। कान क्यों खड़े हुए? क्योंकि चाइना ने भांप लिया कि 2014-15 से जो स्नूक्स और अपाचीज और नेवल फोर्सेस के मद में जो हेल्प अमेरिका दे रहा है भारत को, वो किस तनाजुर में दे रहा है? एक ही तनाजुर सबको नजर आया कि ईस्ट चाइना सी में तो काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ कोरिया में और साथ में जापान में एक्टिव ट्रूप्स अमेरिकन के मौजूद थे। साउथ कोरिया में 35,000, जापान में 40,000। लेकिन अगर देखा जाए तो साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी की यह बात होगी, साउथ चाइना सी में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि चाइना को काउंटर कर सकता, खुसूसन उस वक्त के जब चाइना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका हो गवादर पे और यह भी पता हो कि चाइना उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए अपनी नेवल फ्लीट को भी यहां पे बैठाएगा, जिससे कि ना सिर्फ वो पुलिसिंग करेगा पूरे इंडियन ओशन पे, बल्कि वो अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर भी करेगा। इस तरीके से साउथ चाइना सी में एक ऐसा उभरता हुआ इन्फ्लुएंस हमें चाइना का नजर आया, जिसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को और कुछ नजर ना आया तो उसने भारत के साथ इश्क की पींगें बढ़ानी शुरू कर दी। स्नूक मिलने शुरू हो गए, अपाचीज मिलने शुरू हो गए, नेवल फ्लीट को इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प आउट करना शुरू कर दिया गया। फिर यहां तक कि वो फ्रांस से भी ये कहता है कि इनकी जो हवाई सेना है, जो एयरफोर्स है, इसको भी बेहतर करने के लिए जिस हद तक जाया जाए इनसे डॉलर पकड़ो और इनको प्लेन्स दो। राफेल भी इसी तनाजुर में मिले, लेकिन बहुत गलत टाइम मिले। उस वक्त मिले कि जिस वक्त के फरवरी 2019 हो चुका था। जब मैं फरवरी 2019 की बात करता हूं तो 2 चमाटे पड़ चुके थे भारत को और उसके बाद ये राफेल मिले। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे तनाजुर में चाइना को यह नजर आ गया कि चाइना को भी प्रेशराइज करना पड़ेगा भारत को। क्यों? क्योंकि भारत को सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा रहा था। क्वाड की कोलेशन अगर देखी जाए, जो अलायंस है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में, जो कि यहाँ पे एक थाना बनाने की कोशिश की गई है अमेरिका की जानिब से। क्यों इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका? अमेरिका सिर्फ एक ही तनाजुर में इस्तेमाल कर रहा है और इसी तनाजुर में वो उसकी इकोनॉमी को भी बेहतर करने के लिए जिस हद तक लॉबिंग में, जिस हद तक आईटी सेक्टर में हेल्प आउट कर रहा है, वो एक ही तनाजुर में नजर आता है कि वो चाइना के खिलाफ एक जायंट खड़ा करना चाहता है। क्यों मैं जायंट कह रहा हूं? क्योंकि पूरी दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी बिलियन अफराद से ज्यादा है, एक चाइना और एक और बिलियनर इंडिया। दोनों बिलियनर्स को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो आमने सामने करना चाहते हैं। हिलाशेरी देना चाहता है अमेरिका भारत को कि तू अगे बाद मार इन्हानू, मैं तेरे नाल हाँ। इस तरह की हिलाशेरियां हमें भी देता रहा भारत किसी ज़माने में 71 में, जिस वक्त के हम इनकी जो शिप्स थी उनका इंतज़ार ही करते रह गए और हमारी जंग भी मुक गई और इन्होंने कहा जी कि हम तो अभी रास्ते में हैं। लिहाजा इंडियंस को ये भी सोचने की ज़रूरत है कि पहुँचेंगे भी कि नहीं, क्या जब वक्त आएगा तो वो पहुँचेंगे या वो भी कह देंगे कि यार अभी हम रास्ते में हैं, अभी हम पहुँच नहीं पाए। क्योंकि चाइना का अटैक तो बहुत तेजी से होगा, ऐसा अटैक जो कि हमें गलवान दुर्घटना के वक्त नजर आया। गलवान जो कि 2020 में होता है, वो क्यों होता है?
इसका पसे मंजर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 45 साल तक एक गोली भी ईस्टर्न लद्दाख में नहीं चली थी। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि भारत और चाइना के बीच में एक पैक्ट हुआ था कि हम लोग कोई बंदूक नहीं रखेंगे, कोई गोली नहीं चलेगी, कोई आर्म्स नहीं चलेंगे। इसीलिए हमें क्या देखने को मिला कि चाइना की तरफ से डंडों के ऊपर बोबी वायर चढ़ा के उन्होंने कीलें लगा के ठुकाई की थी। भारत के जो वहाँ पे सेना मौजूद थी उसकी जो मार कुटाई हुई थी उस दुर्घटना में, जिसके तनाजुर में हमें नज़र आया कि 20 के करीब उनके सोल्जर्स जो हैं वो मर गए थे। और फिर उसके साथ कर्नल बाबू का आपने नाम सुना होगा। कर्नल बाबू, उनको वैसे दाद दूंगा क्योंकि चाइना की तरफ से भी ये साइटेशन आई थी कि सबसे पहले लड़ाई करने वाले आने वालों में उनके कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो कर्नल बाबू थे, जो सबसे पहले अपने जवानों से भी आगे पहले लड़ने के लिए गए थे। इसलिए उनकी मेरे दिल में कदर है, उनकी मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तब से वहाँ पे एक वो जो पैक्ट था 45 साल पुराना 1975 में जो हुआ था वो ख़त्म हो गया। डांगे चल गई, डंडे चल गए, खून बह गया, कर्नल बाबू मारा गया। फिर साथ में इनकी तरफ से भी क्लेम हुआ कि उनके भी लोग मारे गए, जो कि क्लेम ही रहा, जिसकी के कोई हमें कोई सबूत तो नहीं मिल सका। इनके उल्टा उन्होंने बाकी मानदा ऑफिसर्स जो हैं वो कैद कर लिए अपने पास। इनके मुताबिक 2 दिन यही चलता रहा कि कैद कर लिए। इंडियन मीडिया पे जैसा चर्चा किया गया उससे हमें यही लगा कि वो ले गए उधर। बाद में चाइना ने एक स्टेटमेंट ये दी कि भाई साहब आप लोगों के पास, क्योंकि वो एक लो ऑक्सीजन का एरिया है, वहां पे कोई हल्की फुल्की भी अगर स्कफल करता है, कोई हाथ यूं करता है, लेफ्ट राइट करता है, तो उसमें उसकी ऑक्सीजन ज़ाया होती है और उसका सांस फूलता है। क्योंकि वो एक हाई अल्टीट्यूड प्लेस है जहाँ पे कि ये दुर्घटना हुई थी। तो वहाँ पे इनके जो कुछ ऑफिसर्स और कुछ जेसीओस थे, वो जब वो स्कफल राउंड में उनका सांस फूलना शुरू हो गया तो एक ही तरीका था उनको बचाने का, उनको ऑक्सीजन लगाई गई थी। और बाय द वे इंडियंस प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये तो खोतों पे और गधों पे और खच्चरों पे वहाँ पे पहुँच गए थे। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो चाइना वाले अपने साथ ऐसी ट्रक्स भी लेके आए थे जिनमें के ऑक्सीजन लगी हुई थी, जिसमें के एट अ टाइम 6 लोग ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते थे कि अगर किसी को प्रॉब्लम है। तो इस तरह की बसेस वो अपने साथ लेके आए थे। वो तो वेल प्रिपेयर्ड आए थे। हाँ, एक चीज़ वो नहीं लेके आए थे, वो थे आर्म्स। और आर्म्स की जगह वो मौला बख्श लेके आए थे, हदायतुल्लाह लेके आए थे, जिससे कि उन्होंने हदायत दी थी भारत माता को कि जो तुम एक्सपेंशंस के ख्वाब लेके बैठे हो, जो तुम हिजमिनी बनना चाहते हो, जो तुम थानेदारी करना चाहते हो, ज़रा हल्के, ज़रा धीरे। इसीलिए वो पेंगोंग लेक जहाँ पे कि हमें मूवीज बनती हुई नजर आती थी, जहाँ पे कि हमें 3 इडियट का आखिरी सीन होता हुआ नजर आता था, जहाँ पे कि वो कहता है कि एथे एथे चुम्मी, वो पेंगोंग लेक अब अगर इंडिया ने एक और मूवी बनानी होगी तो उस मूवी के बनाने के लिए इंडिया को चाइना से वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह अब चाइना के पास है और वो वापस नहीं ली जा सकी। अभी भी एक स्टैंड ऑफ जारी है, लेकिन 2020 से ऑनवर्ड्स वहां पे आर्म्स चल रहे हैं, वहां पे आर्म्स लाए जा रहे हैं, वहां पे बिल्डअप जारी है। यहां से एक लेफ्टिनेंट जनरल और नीचे मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स और एवरीवन वाज सेंट देयर। 1 कोर जो कि इंडिया की हमेशा से स्ट्राइक कोर कंसिडर की जाती थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें से हंगामी बुनियादों पे वहां पे भेज दिए गए सोल्जर्स भी, क्योंकि इनके पास वहां पे सोल्जर्स कम थे। दूसरी तरफ से अगर हम बिल्डअप देखें तो चाइना ने एक मेजर जनरल जो कि प्रेसिडेंट शी का बड़ा फेवरेट मेजर जनरल है, उसको वहां पे भेज दिया था, जिसने कि इनकी वहां पे मत मार दी और आज भी वो मत मारी जा रहा है। बहुत दफा इन्होंने आपस में बैठ के टॉक्स करने की कोशिश की। लास्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट कि 17 टाइम्स दे सैट डाउन टुगेदर, बात करने की कोशिश की, क्योंकि
भारत को ऐसा मुल्क जो कि आगे से बहुत मारे उसके साथ वो नहीं चाहता कि वो लड़ाई जारी रखे, इसीलिए उसके साथ चुप करके बैठ जाता है। लेकिन ऐसा मुल्क जो कि इसको आगे से कुछ ना कहे तो उसके ऊपर फिर दोबारा से अपने वो 70s के और 60s के MiG-21s और वो Su-30s जो कि अब आउटडेटेड ही कंसिडर किए जाए, खुसूसन उस वक्त से कि जब से उनका एक जो Su-30 था वो ठार मारा पाकिस्तान ने। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ जारी है, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत ने वक्त के साथ साथ बहुत से सबक सीखे और उस सबक सीखने से हमें क्या नज़र आता है कि भारत ने अपने आप को वहाँ पे इन्हांस किया। जो नई ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं कुछ ब्रिटेन से ली, फिर कुछ जो हैं वो अपनी इनकी इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है उसको भी वहाँ पे अप्लाई किया और स्वार्म्स वहाँ पे लगाए। उस तरफ से अगर हमें देखा जाए तो रोबो कॉप्स और रोबो सोल्जर्स जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं चाइना की तरफ से, उन्होंने वो वहाँ पे डॉक्ट्रिन अप्लाई कर दी। फिर साथ में ये है कि उन्होंने भी अपने रॉकेट्स वहाँ पे लगा दिए, स्टैंड ऑफ स्टिल जारी है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 सितंबर को पार्लियामेंट के सामने लोकसभा में जो कैबिनेट के जो लोग थे और साथ में जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडरान थे उनके सामने राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने ये अलल-ऐलान कहा कि चाइना भाई साहब क्लेम करता है 89,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और अगर इस तरफ से ईस्टर्न लद्दाख को देखा जाए तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो क्लेम करता है। वो कहता है ही हमारा, निकलो इधर से, है ही हमारा। और इसी तनाजुर में हमें यह नजर आता है कि चाइना ने बीच में घुस के 4 किलोमीटर अंदर आके एक गांव बनाया, 1 महीने के अंदर अंदर रोड बनाई, डिस्पेंसरी बनाई, छोटा सा हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, छात्र जिसको कहते हैं वो भी बनाया, और साथ में उन्होंने क्या किया कि वहां पे कुछ लोग भी बसा दिए कि आओ इनको खाली करके दिखाओ। ये इंडिया की टेरिटरी में जो कि इंडिया क्लेम करता है कि हमारी है, उसमें आके बनाया और इंडिया कुछ नहीं कर पाया। अब अगली बात यह है कि इस वक्त जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वो कैरिड ऑन है। सबसे बड़ा जो थ्रेट इस वक्त इंडिया को महसूस हो रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में प्रोग्राम में ये कहा था कि इंडिया अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाह रहा था। इंडिया हेजेमनी तो दूर की बात, अब इंडिया को एक डायलेमा फेस्ड है जिसको कि 2 फ्रंट वॉर कहते हैं। 2 फ्रंट वॉर कैसे? एक तरफ पाकिस्तान तो ऑलरेडी से ऑल द टाइम लाइव बॉर्डर जो कि हमेशा से वहां पे मौजूद था, लेकिन दूसरी तरफ हमें क्या नजर आता है कि चाइना भी अपनी बंदूकों को तेल लगा के वहां पे मौजूद है, अपने रोबोकॉप्स वहां पे बैठा के मौजूद है, अपने वहां पे रॉकेट्स लगा के मौजूद है, और किस तनाजुर में मौजूद है, वो भारत को एक चुनौती दे चुका है कि जब भी तुम इस तरफ हमला करोगे तो उस तरफ से भी जवाब मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान से भी जवाब मिलेगा, और अगर पाकिस्तान पे हमला करोगे तो इस तरफ से भी हमारी तरफ से चढ़ाई होगी। जम्मू एंड कश्मीर और साथ में लद्दाख, ये जो बड़ा सा एरिया है ये एक वॉर जोन बनने को तैयार बैठा है उस वक्त के जिस वक्त हमें भारत 2 फ्रंट का सामना करते हुए नजर आता है। इसीलिए भारत की हमेशा से कोशिश रही कि पाकिस्तान को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। मैं इसीलिए बारहा अपने दोस्तों में बैठे अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में ये बात भी करता हूँ कि पाकिस्तान का इंटरनली कमज़ोर होना भारत के लिए बहुत ज़्यादा जूदमंद साबित होगा, या ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद साबित होगा। उसकी वजह यह है कि भारत पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना चाहता है कि अपना फोकस चाइना के ऊपर रखे। आने वाले दिनों में जितनी भी मैं इस मौजू पे वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ को आपके सामने डिफाइन किया जाए कि कौन कौन सी तारीख को क्या क्या बात हुई और किस किस तनाजुर में वो भारत के हक में जाती है या चाइना के हक में जाती है, या ये सारी की सारी चीज़ें वेयर आर दीज थिंग्स लीडिंग अस।
और क्या आने वाले वक्तों में हमें क्वाड, जो कि अभी एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, नॉन मिलिट्री अलायंस है, दो हमें इस चीज़ की खबर है कि इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में एक नेवल एक्सरसाइज भी की गई। नेवल एक्सरसाइज नॉन मिलिट्री अलायंस में होना ये ऑब्वियसली शो करता है कि समवेयर डाउन द लाइन क्वाड अलायंस कैन बी कंसिडर्ड एज एन अलायंस दैट कैन बी टर्म्ड एज मिलिट्री अलायंस इन कमिंग फ्यूचर। तो उसके तनाजुर में भी बात होगी आने वाले दिनों में कि अगर वो मिलिट्री अलायंस बनती है तो पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए इसमें क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं इस मौजू पे भी बात करूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज किया भारत को अफगानिस्तान में, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी, और क्यों इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि चाइना इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन अलाइनिंग अफगानिस्तान विद पाकिस्तान एंड चाइना, किस तनाजुर में करना चाहता है। और आने वाले दिनों में मैं चाबहार के बारे में भी बात करूंगा कि वो चाबहार जहां पे के बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत लगा रहा था और वो अफगानिस्तान जहां पे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाबहार के तनाजुर में ही लगाया जा रहा था, वो आज कहां खड़ा है और आने वाले दिनों में वो हमें कहां नजर आएगा, और क्या वो नजर आएगा भी या नहीं। क्या चाबहार जो कि हमारी पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को इक्वेट करने के लिए एक इंडिया की शुरली छोड़ी गई थी, वो अब कहां पे जाके फुस कर गई है, और उसके फुस होने के तनाजुर में मैं आपको बहुत कुछ आने वाले दिनों में बताऊंगा। स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। लिंक ट्री पे अगर आप मुझे ढूंढें तो राजा फैसल पीके के नाम से जो अकाउंट है वो आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम, फिर ट्विटर, फिर फेसबुक, फिर जितने भी आपको सोशल मीडियम्स नज़र आते हैं, मुझे तो भूल ही गए हैं कि कितने हैं, तो उन सारे सोशल मीडियम्स पे आपको एक ही मेरी जो आईडी है वो नज़र आएगी, राजा फैसल पीके के नाम से। वहाँ पे अपने आप को लिंक अप रखें। मैं क्वेश्चंस को वेलकम करता हूँ क्योंकि लोग जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें से टॉपिक्स मिलते हैं। आप जितने मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि मैं और मेरे दोस्त जो कि ये चैनल देखते हैं और मज़हब समझ के देखते हैं, तो वो मुझे तनबीह कर देंगे कि इस मौजू पे भी बात हो रही है, तो लिहाजा उन सवालात का उनके जवाबात मैं आने वाले दिनों में आपको हर सूरत दिया करूँगा। आपके सवालात से मुझे ये आगाही मिलेगी कि मुझे किस डायरेक्शन में कौन से सवालात के कौन से टॉपिक पे जवाबात देने हैं। लिहाजा सवाल ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।